बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गेम ऑन है एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी मेरे को होस्ट अहमद नवाज को। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। होपफुली यू वेल। आई एम वेरी वेल। आज आपका इंट्रो मैंने ले लिया। जबरदस्त। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। नहीं, इट्स ओके इफ यू डू माइंड एज वेल। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, आज बहुत सारी डिस्कशन हमने करनी है रिगार्डिंग पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका डे 2 के ऊपर। इट वॉज अ वेरी हैपनिंग डे एज एक्सपेक्टेड। और सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते चले हमारे पैनल को। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन द स्टूडियो और पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन सना मीर। सना, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। होप यू वेल। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। एंजॉयिंग द टेस्ट मैच। ज़बरदस्त, बिल्कुल। अब बहुत सारी डिस्कशन करेंगे सना से और साथ ही साथ हमारे रेजिडेंट गेस्ट, हमारे एक्सपर्ट बाजिद खान इज हियर। बाजिद लुकिंग शार्प टुडे। आज प्रेशर नहीं है ना, आज तो आपने स्पेशल गेस्ट बुलाया, आज तो सारे सवाल उधर ही डाले। नहीं तो मैंने आपको रेजिडेंट गेस्ट बुलाया। हाँ, तो रेजिडेंट गेस्ट अब रिलैक्स करेगा। हाँ, वो भी जवाब देगा। कल मैंने उसको होमवर्क दिया हुआ था। और आदम प्रोग्राम तो ये ऐसे ही गुजार आपने देंगे। कैप्टन को बुलाया तो सारी कप्तानी के सवाल तो आपने कल उसका कप्तान से दूसरा करें। शो बंद करा दिया, इसलिए हमने सना को यहाँ बुला दिया। आपने वो बड़े दूसरे शो से पहले कोई और आता है, अब इनको वो इधर ही ले आओ, उनको भी रेजिडेंट कर लें। इन्होंने बड़े तरीके से पहला सवाल पूछ भी लिया हाँ, बिल्कुल। कप्तानी का। Of course। उन्होंने कहा ये सारी चीजें इधर डायरेक्ट करते हैं आप बड़े आराम से। बिल्कुल, बहुत सारी डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से और ऑफ कोर्स बॉलिंग परफॉर्मेंस के हवाले से पहले और कप्तानी के हवाले से भी। सबसे पहले हम अहमद से पूछेंगे, उन्होंने अपना होमवर्क किया? बिल्कुल होमवर्क किया और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पता चला कि फरवरी का जो महीना है वो पाकिस्तान में ड्यू की इंटेंसिटी का सबसे तेज महीना है। और ड्यू होती क्या है, ये बाजिद भाई ने पहला सवाल मेरे से कल किया था और आखिरी भी यही था और पूरी रात लगी, लेकिन तहकीक के हिसाब से ये साबित हुआ कि मैटर जो है वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और हिजाब तो खैर इंजीनियर हैं, तो खैर बहुत ही ज़्यादा इनके पास नॉलेज ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप बात करते हैं फरवरी के महीने की, तो जैसा कि हम कह रहे थे कि वो ड्यू फैक्टर बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। और जब हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि वो नमी जो है वो नहीं एवेपोरेट हो रही, तो उसने घास पे ही आना है। लेकिन वो घास पे आए ना आए, ड्यू आए ना आए, एक चीज़ ज़रूर है कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच की इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मैच समरी एक नज़र ज़रूर मुलाहिजा फरमाइए कि आज का दिन कैसा रहा। और आज के दिन में हमने ये देखा कि पाकिस्तान इज़ 88 फॉर 3 ट्रेलिंग बाय अनदर 2 रन्स। 301 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने। और लगा यही कि तकरीबन हिजाब ऑलमोस्ट आई थिंक आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहला सेशन पाकिस्तान के नाम चला जाएगा, लेकिन क्या ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही बवूमा और माकरम की। बिल्कुल, हम ये भी बताते चले हमारे व्यूअर्स को कि 11 साल के डिफरेंस के बाद पाकिस्तान एक्चुअली क्रॉस 200 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका व्हिच हैपेंड लाइक इन 2013 जब ये पहले हुआ था। तो ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग्स में वी हैड इट लुक्ड अ बिट पॉजिटिव एज वेल फ्रॉम पाकिस्तान इंटेंट एज वेल। एक चीज़ जो थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस आ गई हुई है वो थे साउथ अफ्रीका के टेल एंडर्स कॉर्बिन बॉश और रबाडा की बहुत अच्छी पार्टनरशिप, और उन्होंने कैरी किया उसको, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बन गए आज के। तो सबसे पहले बाजी भाई आपके पास आएंगे कॉर्बिन बॉश के हवाले से। एक ऑलराउंडर ऐसा साउथ अफ्रीका को विद द बैट विद द बॉल सुपर इम्पैक्टफुल। हाँ, ड्रीम डेब्यू, मतलब उसने पहले बॉल पे आउट भी किया, लेकिन सरप्राइज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इसकी एवरेज 40 से ऊपर है। तो आपको उनको पता होगा कि इसमें एबिलिटी है। ज़ाहिर है मेरे ख्याल से इसका हाईएस्ट स्कोर है, बट एबिलिटी इसने वनडे में भी दिखाया कि किस तरह ये बैटिंग कर सकता है। और शायद जिस सिचुएशन में आया है और नंबर जो इसका है, तो उस वक्त यही ज़रूरत थी काउंटर अटैक की। और कल भी ये बात हुई थी कि 50 ओवर बाद या 40-45 ओवर बाद थोड़ा सा ईज़ ऑफ हो जाता है, क्योंकि बॉलर्स भी बॉलिंग कर चुके थे, बॉल थोड़ा पुराना होता है, ईज़ ऑफ होता है। आपने देखा उसने जो ड्राइव्स मारी ऑन दी अप भी, जो शुरू में नहीं लग रही थी, ऐसे रिस्की शॉट था, लेकिन वो खेला बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसमें कप्तानी के फिर सना से ही सवाल होंगे कि पाकिस्तान ने भी बॉलिंग तो खैर इतनी अच्छी नहीं की। आप अगर आखिरी 3 विकेट्स पे 110 रन दे देते हो तो ये प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये काफ़ी देर से आप कंसिस्टेंटली साइड को बोल आउट नहीं कर सकते, एंड में रन्स करवा देते हैं। तो ये पुराने ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। वसीम वकार हो गया, शुएब अख्तर हो गया, इवन सकलैन मुश्ताक हो गया, वो आपको नहीं करने देते रन। सईद अजमल भी नहीं करने देता था आपको ज़्यादा, स्पेशली लोअर ऑर्डर प्लेयर्स को। तो लोअर ऑर्डर में आपके पास वो फायर पावर इन द बॉलिंग आपको मिस नज़र आ रही थी कि मिस हो रही है। बट एनीवे अब ये मॉडर्न ट्रेंड बन गया कि अब जैसे ही 6-7 आउट होते हैं तो वो फील्ड खोल देते हैं। जब वो फील्ड खुल जाती है ना, तो बैटर वैसे ही आप उसको आउट नहीं करना चाह रहे, तो वो फिर उस पर तो वो प्रेशर नहीं है कि मैं स्लिप मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा, तो फिर वो डिक्टेट कर रहा होता है कि कैसे गेम जाएगी। और लो स्कोरिंग मैच में कल भी मैंने ऐसे बात की थी कि अगर जब मैच क्लोज होगा
तो फिर कप्तानी टेस्ट होगी, और मेरे ख्याल कप्तानी टेस्ट हुई, और उसमें आप चलें, आप 3 बॉल फील्ड पीछे करके ये भी चांस ले सकते थे कि उस फील्डर को ऊपर ले आए, 2 चौके खा लें, कोई मसला नहीं, लेकिन चांस तो है कि अगले बैटर को आप बॉलिंग कर सके। और मेरे ख्याल एक ही इंस्टेंस आया जब उसने साइम अयूब को 4 बॉल मिले और दूसरे बॉल पे वो आउट हो गया। तो वो एक दफ़ा नहीं हुआ, ये काफ़ी दफ़ा हुआ है कि आप रिट्रीट कर जाते हैं। रिट्रीट स्पेशली इन अ गेम विच बज़ाहिर लो स्कोरिंग ही लग रहा है, बज़ाहिर ये लीड मतलब डिसाइसिव भी हो सकती है, पर उसमें आपको एवेल्यूएट करना, उसमें आपको कहना कि चलो ठीक है यार, ये मुझे 2 चौके मार लेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास चांस है आउट करने का। अगर ये हम इसको देते रहेंगे, ये 4, 5, 6, 7 ओवर खेलता रहेगा तो लीड बढ़ती रहेगी। तो वहाँ पे प्रोएक्टिव जो कप्तानी थी वो ज़रा मिसिंग थी। बिल्कुल, ये कप्तानी का सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। बाजिद भाई ने सना पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि यहाँ पर एक ही तरीका रन्स बनाने का और वो आपने बाउंड्रीज करनी है, तो आपकी फील्ड प्लेसमेंट्स बहुत मैटर करेंगी। आज भी ये नज़र आया कि माकरम ऑल्दो पूरी तरफ ही खेल रहे थे, बहुत अच्छा खेले, बॉश भी बहुत अच्छा खेले, लेकिन इनिशियली जो माकरम जिस तरीके से खेल रहे थे ऑन साइड पर ज़्यादा रन्स बना रहे थे, और काफ़ी देर तक पाकिस्तान ने ऑन साइड पर कोई सर्कल के अंदर भी ऐसी प्रोटेक्शन नहीं रखी जहाँ पर वो सिंगल रोका जा सके, और उन सिंगल्स की वजह से स्ट्राइक बहुत रोटेट होती रही। तो शान मसूद कहीं ना कहीं प्रेशर में तो होंगे, 8 टेस्ट मैचेस कर चुके हैं, इन 2 को अगर मिला लेंगे 10 टेस्ट मैच हो जाएंगे, रिकॉर्ड ऑलरेडी सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की जीत का है। तो किस तरह आपने कप्तानी को कैसे एनालाइज किया? देखिए, जो 2 टेस्ट मैच भी हम जीते हैं वो अगर आप देखें तो 11 ही ऐसी बन गई थी, और पिच की प्रिपरेशन हीटर्स लगा के ऐसी हो गई थी कि आधा मैच तो आपने वहाँ पे जीत लिया था। तो वहाँ पे क्लोज मैच वाला कॉन्सेप्ट नहीं था जो बाजिद भाई बात करें। कप्तानी टेस्ट आपकी क्लोज मैच में ही होती है। दिन का शुरू भी करें तो मेरे ख्याल से खुरम शहजाद जिस तरह की बॉलिंग करा रहे थे, उनको इतना लेट लाना, सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आई। 2 विकेट्स उन्होंने लिए हुए थे, उनको नया अटैक बिल्कुल नहीं दिया। नसीम शाह स्ट्रगल शुरू में गए थे, बाद में उन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक किया, उनसे ज़्यादा बॉलिंग कराते रहना, और सब अगेन बात स्पिनर को यूटिलाइज ना करना। आप 1-2 ओवर के लिए कर लें, पर बीच में किसी वक्त आप ला सकते थे, साइम अयूब को भी ला सकते थे, सलमान अली आगा को ला सकते थे। इतनी 2 बड़ी पार्टनरशिप्स बनी और आपके पास स्कोर बड़ा कम था, 211 रन का, तो उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। और एक और चीज़ जो आप अभी अहमद बात कर रहे थे कि लेग साइड के ऊपर अहमद जमाल का अगर पहले ओवर की फॉर एग्जांपल बात कर लें तो 2-3 दफ़ा आप पे शॉट स्क्वायर के रीजन में गई हैं, पर कोई कैचिंग पे आपको बंदा वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जब उनकी अगर आप फील्ड सेटिंग देखें तो स्क्वायर का एरिया लेफ्टी हो या राइटी हो, बहुत एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बॉल बाउंस क्योंकि कर रहा है तो आप सिंगल करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे बैटर्स को एक कैचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए एक बंदा सारा वक्त वहाँ पे था, जिससे आपकी शॉट सिलेक्शन खराब हो जाती है। इवन आई थिंक लेग स्लिप या लेग गली आज इन प्ले हो सकती थी जब आमिर जमाल वो भी था। फिर नसीम शाह जब बॉलिंग कर रहे थे तो थर्ड स्लिप गली, उस एरिया पे आपको बहुत कम फील्ड नजर आई उस वक्त। अगर सुना जाए तो कमेंटेटर्स भी यही बात करते हैं कि आप कवर से एक और फील्डर निकाल के उसको खेलने दो, लेकिन हमने नए बैटर को उस वक्त पूरा सेट होने दिया। अगर हम बॉश की भी बात करें, खेला बहुत ही ज़बरदस्त है। आई थिंक एक प्रॉपर जनरल ऑलराउंडर की तरह ही वो खेला। पहले ही जो चौका मारा उसी से लग गया था कि भाई आज इसका दिन नज़र आता है, क्योंकि ऑन पे इस तरह का बैलेंस शॉट खेलना आते साथ। बट मेरे ख्याल से कप्तानी बहुत एवरेज आज नज़र आई। हाँ, और कप्तानी के हवाले से एक और चीज़ भी थोड़ा सा हमें पैटर्न भी देखने को मिल रहा है कि इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान अच्छा खेलता है पहली इनिंग्स में, एक इमीडिएट इम्पैक्ट आता है, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाता। अगर मैं थोड़ा पास पे जाऊँ तो बांग्लादेश सीरीज़ में ये हुआ था 26 for 6 यू हैड देम, यू एंडेड अप लूजिंग दैट गेम। ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था 16 for 4 यू हैड देम, यू एंडेड अप लूजिंग दैट गेम। सो व्हाई इज़ इट लाइक कि हम इम्पैक्ट अच्छा, स्टार्ट अच्छा ले रहे हैं, इम्पैक्ट अच्छा है, बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू विंस। किलर इंस्टिंक्ट आने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी सी अग्रेसिव भी कप्तानी आपको करनी पड़ेगी। और आई थिंक किलर इंस्टिंक्ट आपको करने से ही आती है। आप बार बार वो विनिंग मोमेंट्स अगर लूज़ करेंगे तो कॉन्फिडेंस को मज़ीद डेंट ही पड़ेगा, और उसमें ऑब्वियसली आपकी टेक्टिकल अप्रोच भी नज़र आती है, और फिर प्लेयर्स की अपनी एक जो स्किल है वो किस तरीके से उस वक्त आप एक पेज पे हैं कि नहीं, वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा पाकिस्तान का प्रॉब्लम लॉन्गर फॉर्मेट में ये है कि आपके पास ठीक है, जब बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है या स्पिन हो रहा है, तो आपके पास बॉलर हैं जो आउट कर सके। या आपने बात की 6 आउट करने की, जब बॉल स्विंग होता रहेगा तो ठीक है। उसके बाद जब वो स्टेज आती है जहाँ पे बॉल स्विंग होना बंद हो जाए या आप जहाँ पे जोर लगाना है, तो आपके पास वो बॉलिंग नहीं है। आपके पास इस अभी भी अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका, सिर्फ पेस की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स आपके बॉलर से ज़्यादा तेज़ हैं। ये स्पेशली
टेस्ट मैच क्रिकेट में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख ले, उनके भी जो बॉलर्स हैं, जब वो नहीं कुछ हो रहा होता तो बाउंसर टैक्टिक या वो जोर लगाते हैं, उनके पास वो बॉलर्स हैं। आपके पास एज सच वो रिस्ट स्पिनर नहीं है और ना ही एक्सप्रेस पेस है जो आपको एक्स फैक्टर जो देता है। एक्सप्रेस पेस हो तो ये एंड में जो 110 रन बने हैं या एंड में जो 10वां 11वां 8वां 9वां रन कर रहा है वो मिनिमाइज हो जाते हैं। प्लस अगर कोई रिस्ट स्पिनर है जो दोनों तरफ बॉल स्पिन करता है, वो भी टेल एंडर्स नहीं, लोअर ऑर्डर बैटर्स के लिए मुश्किल होता है और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान वो मिस कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दैट हम ये देखते हैं कि जो स्पेशली बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि जब आपने आइडेंटिफाई किया है कि जब पाकिस्तान एक स्टेज पे ऐसे लगता है कि अब ये रन थ्रू कर जाएगा, बट वो 15 ओवर 16 ओवर 18 ओवर बाद जब बॉल स्विंग होना बस कर देता है या बॉल उस तरह रिएक्ट नहीं करता, तो फिर आप बेबस से नजर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है, जब आप ओवरसीज भी टूर पे जाते हैं, अगर वहाँ पे भी आज थोड़ा पिच बेहतर हो गया है, अब पिच बेहतर खेल रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब कल भी बेहतर ही खेलेगा। बट उस बेहतर पिच पे फिर आपको रबाडा जैसा बॉलर चाहिए, आपको फिर इवन कल भी मैंने बात की कि जॉनसन जैसा बॉलर चाहिए जो कुछ क्रिएट करे, जो जोर से बॉल करे। तो वो मिसिंग एलिमेंट है आपकी बॉलिंग में। लेकिन बाजिद भाई अक्रॉस द सर्कल भी अगर देखेंगे तो फिर बड़े हमारे पास हैंडफुल ऑफ ऑप्शंस रहते हैं। आपने कल भी एक मवाजना किया था कि क्योंकि इतना अरसा हम एक टिपिकल पिचेस के ऊपर खेले हैं तो हमारे पास उस तरह के बॉलर्स आए ही नहीं। अब इस पाकिस्तान के सेटअप में 2 ही बॉलर्स हैं और वो दोनों टेस्ट नहीं खेल रहे, एक वो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं। देखें, ये जो होता है ना, आप फिलॉसफी पे मैं जाऊं, फिलॉसफी नहीं है लेकिन ये रियलिटी है। आप जो क्रिकेटर, जो आप प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट होते हो, आप एनवायरनमेंट के अलावा तो वो प्लेयर निकलता है जो फिर मतलब जो सुपरस्टार है, जो सचिन तेंदुलकर है या वसीम अकरम है या ब्रायन लारा है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना, वही आपके प्लेयर्स प्रोड्यूस करेगा। जो अगर आपने 2001 से 2015 तक ये एनवायरनमेंट दिया कि जी फास्ट बॉलर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर एनवायरनमेंट वही प्रोड्यूस करेगा। उससे पहले क्यों, हम इस सीट पे शुएब अख्तर बैठ के कहते हैं कि जब मैं आया तो उससे पहले क्यों इतनी बीमार थी कि हर टीम के पास 4-4 5-5 मतलब 3-3 4-4 फास्ट बॉलर थे और 130 वाले नहीं थे, 140 वाले थे। क्यों थे? क्योंकि दैट वाज द डिमांड। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो डिमांड करती थी, वरना अगली टीम आउट नहीं होती थी। और अगर आप वो सारा कुछ चेंज करके आप कहते नहीं जी हम पाकिस्तान में ग्रास वाली पिचेस बनाएंगे जहां बॉल सीम होगा, ये होगा, तो फिर आपके पास जो भी आपका आप पिच 2001 से 15 तक आप निकाल लें, मुझे बता दें कि किसी सीजन में फास्ट बॉलर में, मीडियम पेसर नहीं, फास्ट बॉलर ने टॉप आउट किया हो। जो उस एरा में खेले हैं 2001 से 15 तक, उनके 400 500 आउट है, लेकिन मीडियम पेसर के, फास्ट बॉलर के नहीं। तो जो एनवायरनमेंट आप देते हो ना, उसी तरह का फिर प्लेयर बनता है, जो प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट होता है प्लेयर। तो अब ये कह देना कि हमारे सर्किट में नहीं है, तो ये सर्किट में अब तो आप जादू की छड़ी नहीं कि अब एकदम प्रोड्यूस हो जाए। आज ठीक करोगे तो 3-4 साल बाद प्रोड्यूस होगा। लेग स्पिनर, अब लेग स्पिनर का मैं बता देता हूँ, यासिर शाह वॉज अनॉमली। यासिर शाह के अलावा आपके सर्किट में कोई लेग स्पिनर नहीं था। लेग स्पिनर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि लो स्कोरिंग मैच में आप लेग स्पिनर खिलाओगे नहीं। आपको खुद पता है कि लेग स्पिनर ने 2 ओवर करने, अगर वो 20 रन देते तो मैच पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा। तो वो क्या प्रोड्यूस करना है? आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर प्रोड्यूस करना है जो कि तेज तेज करे और रन्स ना दे। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, आप जब PSL शुरू हुई है, आपको याद होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर हर टीम के पास लेफ्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ने सिर्फ एक ही टाइप ऑफ स्पिनर को इनकरेज किया। तो वो ये यहाँ बैठ के कह देना कि जी नहीं है, क्यों नहीं, मतलब नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, ये कोई सवाल नहीं पड़ता। क्यों नहीं है? कोई बैटिंग नहीं प्रोड्यूस हो रही, क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रही? ये कोई मतलब हम मैं बड़ी गलत बात करने लगा हूँ, लेकिन मुसलमानों ने ओवरऑल ना रिसर्च पे अब कंसंट्रेशन खत्म कर दी है। अगर आप पीछे चले जाएं तो अलजेब्रा वगैरह मुसलमान बहुत टॉप पे थे, डिस्कवरीज मुसलमान। उसके बाद मुसलमानों ने रिसर्च पे बिल्कुल हाथ छोड़ दिया। अब रिसर्च कहाँ से आती है? बाहर से आती है, इधर से नहीं आती। इधर कोई रिसर्च होती नहीं है। तो जो आपको कह रहा हूँ ना कि अगर मैं सना मीर से कहूँ कि जी मैं ये कह देता हूँ कि जी वो प्लेयर ही नहीं आ रहे, बैटिंग नहीं आ रही,
अगला सवाल है कि क्यों नहीं नहीं आ आ रही। रहे? अब किसी को ला के बैठा दें, उनसे पूछ लें क्यों नहीं आ रही। मैं तो अपनी थ्योरी दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि, लेकिन जो भी बाकी जो भी करता धरता है उनसे पूछ लेंगे। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इमीडिएटली आएंगे भी नहीं, इट विल टेक सम टाइम। इमीडिएटली तो कोई प्लेयर आ ही नहीं सकता ना, उसको टाइम लगता है डेवलप करना। तो आपने अगर प्लेयर डेवलप करना है तो आज वो 15 साल का प्लेयर 5 साल बाद ही प्लेयर बनेगा ना। और आप उसको एनवायरनमेंट वो दोगे कि नहीं जी आपने तेज बॉलिंग करनी है, नहीं जी आप स्पिनर हो तो आपने बॉल स्पिन करना, तो फिर एनवायरनमेंट बनता है ना। ये तो इंग्लैंड वालों ने भी, मतलब जब रॉब की बना है डायरेक्टर क्रिकेट, वो पहले से बातें कर रहा था कि जी जो स्पाइसी पिचेस है दे क्रिकेट ठीक होती है लेकिन दे प्रोड्यूस पुअर प्लेयर्स, क्योंकि स्पाइसी पिच पे मीडियम पेसर ही बॉल करेगा और वो बहुत मुश्किल है, और जैसे ही आप टॉप लेवल पे आते हो तो वो पिच आपको नहीं मिलती। अभी एक कोई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं जी काउंटी क्रिकेट और है फर्क, कि काउंटी क्रिकेट से आप टेस्ट मैच क्रिकेट में फर्क है। फर्क किस चीज़ का है? पिचेस का फर्क है, बेसिक पिचेस का फर्क है। क्वालिटी तो जाहिर है इंटरनेशनल की बड़ी होगी, लेकिन पिचेस का फर्क है ना। जो काउंटी क्रिकेट में या हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप गीली पिचेस पे 8-8, 5-5, 6-6 आउट कर रहे हो, जब आपको पुल अप मिलता है कि जी आप इंटरनेशनल करोगे तो वहाँ पे आपको वो पिच नहीं मिलती। फिर आप कहते हो जी इसका पेस नहीं है, फिर आप कहते हो जी बॉल नहीं पहुंच रहा है, इसका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। वो ये बातें क्यों होती हैं? क्योंकि आपने उनको जो नीचे जो दिखा रहे हो उस पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। चलाओ जी मैचेस खत्म करो जल्दी जल्दी, हाँ जी हमने इतने मैच करा दिए, फर्स्ट क्लास सीजन खत्म, उस पर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। बिल्कुल। तो जो आपके जो फिगर्स होते हैं वो इन्हांस्ड होते हैं। इन्हांस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो पिचेस पोर होती हैं। और फिर आप कहते हो कि जी हमारे बॉलिंग स्टॉक्स नहीं है। बॉलिंग स्टॉक्स तो हैं यार, वो 400 आउट कर रहे हैं। उसी तरह की पिचेस फिर आप दो इंटरनेशनल में, वो आपका एआई डेटा सही होता है मेरे ख्याल से, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो चीजें नहीं है। और हमने दोनों एक्सट्रीम्स नहीं, हमने दोनों किए। एक सीजन में 600 रन्स भी देखे और Yes. 70 पर भी टीम आउट होते हुए देखे। बिल्कुल देखिए, और आई थिंक यही वजह है, एक्सप्रेस स्पेस इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू बी एज इफेक्टिव विद द ओल्ड बॉल जैसे शायद हम पहले हुआ as करते we have been. थे। बिल्कुल सना, आपका भी इस पे टेक लेंगे। शुरू में हमने देखा दिन के कि नसीम वाजंट बॉलिंग दैट वेल, बट पोस्ट लंच हमने देखा ही वाज हिटिंग 145 146 रेगुलरली एंड दैट्स व्हेन ही गॉट द रिजल्ट। बिल्कुल, देखिए बॉलर्स वही थे, पिच भी वही था। उसके बाद लेंथ बेहतर नज़र आई, रिदम बेहतर नज़र आया, शुक्र है स्लिप में कैचेस भी पकड़े गए सबसे बड़ी बात जो थी। मेरे नज़दीक ऑब्वियसली जो बाजिद भाई बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस पेस, आपके पास मैच विनर बॉलर्स, रिस्ट स्पिनर्स, वो सब तो अपनी जगह है। पर जो मैं बात करी थी कप्तानी की और टैक्टिकल अप्रोच जो है आपकी, एक प्रॉपर शॉर्ट पिच डिलीवरी कराई है खुरम शहजाद ने और माकरम वापस चले गए। उससे पहले क्यों नहीं ट्राई हुआ शॉट? उससे पहले फुलर था। कमेंटेटर्स kept on saying तो कि मैं- उनकी वीकनेस तो- ही शॉर्ट तो पिच मैं है। आपसे ये कह रही हूँ कि इन पिचेस के ऊपर इवन खुरम शहजाद की बहुत एक्सप्रेस पेस ना भी हो, फिर भी ये बॉल इफेक्टिव है माकरम जैसे बैटर को, जो कि 2 दिन से बैटिंग कर रहा है, ठीक है, 1.5 दिन से बैटिंग कर रहा है, तो हम टेल एंडर्स को क्यों नहीं वो करा सके? तो यहाँ पर तो टेक्टिकल अप्रोच, यहाँ पे तो टेक्टिकल फ्लॉ आपका नज़र आ रहा है कि आपकी जो प्लानिंग है और जो आपकी एग्जीक्यूशन है वहाँ पर फ़र्क है। ठीक है, पिचेस की अपनी बात है, आपकी कंडीशंस की अपनी बात है, पर एक बॉलर अपनी खुद भी एक स्किल लेवल डेवलप करता है, खुद भी एक क्राइटेरिया बनाता है कि यार मैंने आउट ऐसे करना है। बिल्कुल। तो अब इस लेवल पर आके अगर ये लेंथ को भी चेंज करना है, आप बॉलर के हाथ में नहीं है, तो फिर थोड़ा दुख तकलीफ ज़रूर होती है कि ये फिनिशिंग टच होनी चाहिए आपके बॉलर्स के पास भी और आपके कप्तान के पास भी। नहीं, तो इसकी वजह क्या है कि हम टॉप ऑर्डर बैटर्स के खिलाफ होमवर्क करते हैं और टेल एंडर्स के खिलाफ नहीं करते? वो भी एक तो सबसे बड़ी बात है कि नए बैटर को हमने आते साथ मेजॉरिटी को सेट कराया, हमने नए बैटर पे वो अच्छी, हमने बैट बॉलिंग बहुत ज़्यादा कराई है। अगर आप जो बात उसको एक्सटेंड करके लेके जाती हूँ, वाजिद भाई ने कहा कि बाउंड्रीज से रन्स बनेंगे, तो आप हमारी बाउंड्री रेशो बॉल्स देख लें कंपेयर टू उनके, तो खाली बैटिंग का इशू नहीं था कि हमारे बैटर्स ने उतना अच्छा नहीं खेला, वो भी एक इशू था, पर हमारे बॉलर्स ने बाउंड्री बॉल्स भी बहुत ज़्यादा दी और ख़ास तौर पर नए आने वाले बैटर को। तो वहाँ पर अगर आप लेंथ हिट नहीं कर पा रहे, आप फुलर जा रहे हैं, और ज़्यादातर हमने फुलर साइड पे अर्र किया है, हमने जहाँ पर बॉल कैरी भी कर रहे हैं हम पीछे नहीं आए और इतना पेस था कि अच्छी खासी बॉल पीछे से कैरी हो रही थी। तो ये टैक्टिकल एस्पेक्ट है, इसके ऊपर। लेकिन आपने कप्तानी की बात की, आप ब्रेक तो स्टैट्स पे बहुत मानती है ना। कल मैंने एआई बहुत लोग मानते हैं मैंने कल एक आपको मैंने मैं स्टैट आपको पढ़ के बता रहा हूँ, मतलब वो ये भी स्टैट ही है, नंबर्स। कल मैंने आपको कहा था कि आमिर जमाल को मैं हैरान था कि बॉलिंग नहीं कराई, ठीक है। आज अगर जो बिल्कुल सही बात करें कि बाउंसर क्यों नहीं आया, लेकिन अगर आप नसीम शाह का आखिरी ओवर देखें ना, तो वो बिल्कुल ऐसे अपने
नीचे ही पकड़ बैठ चुका गया था, था, क्योंकि उसने 22 ओवर किए हैं। 21 ओवर आप 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हो, 22 ओवर करते हैं नसीम शाह, 21 करते हैं अब्बास, 20 करता है शहजाद। आमिर जमाल कितने करता है? 8 ओवर। 8 तो कप्तानी सिर्फ ये नहीं है कि जी हाँ जी इसको बॉल पकड़ाया वो नुमान अली और उसको बॉलिंग करवाए, पूरा दिन बॉलिंग करते रहे, बस बाकी किसी को बॉलिंग नहीं करानी। अगर आपने 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, वर्कलोड भी मतलब पूरे दिन में अगर आप उनसे बॉलिंग करवानी है, जोर लगवाना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि एक जो आपका चौथा फास्ट बॉलर है उसको आप मतलब पार्ट टाइमर यूज कर रहे हैं। मतलब नहीं है, उसको 8 ओवर कराते हैं तो बाकी ओवर फिर कौन कर रहा है? बाकी ये 3 कर रहे हैं ना। तो वो बाउंसर करने के लिए भी तो जोर चाहिए ना। जो नहीं था जो उस वक्त तो बिल्कुल आप उस वक्त तो आप बिल्कुल इतनी ज्यादा बॉलिंग कर ली थी कि उस वक्त तो बॉलिंग हो ही नहीं रही ये वो वाला फेज है जहाँ आपने कल भी कहा था कि अगर पाकिस्तान थोड़ा सा और शायद सर्वाइव कर हाँ, लेता तो इस तरह की bowling उनके पास भी ऐसा फेज आता। बट यहाँ पे वो फेज जब आया तो आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने एक बॉलर को तो एज मतलब वो आपका फोर्थ बॉलर नहीं, वो तो आपको फिफ्थ बॉलर था, क्योंकि आपने उसको सिर्फ 8 ओवर कराए। और सलमान अली आगा को कराई नहीं कराया वो चेंजेस नजर ही नहीं। लेकिन ब्रेक पर जाना है, बट उससे पहले ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अब आपने फेवरेट हमारा जो सब्जेक्ट है पाकिस्तान में कप्तानी का वो छेड़ दिया है टेस्ट में। विजुअल ऑप्टिक्स, आजकल हम विजुअलाइजेशन भी, एक सीट पे यहाँ पे विजुअलाइजेशन भी चल रही होती है। विजुअल ऑप्टिक्स में भी आप देखें तो शान किसी से, आपके पास 2 सीनियर प्लेयर हैं, बाबर है, रिजवान है, कोई ऐसी डिस्कशन नहीं होती हुई नज़र आई, कोई ऐसा हडल नहीं हुआ, कहीं लगा नहीं कि शान जाकर, सिर्फ उन्होंने 1-2 दफ़ा जाकर बॉलर से अब्बास से बात की, उसके अलावा लग भी नहीं रहा था कि मे बी ही वांटेड टू चेंज समथिंग। बड़ा एक स्टीरियोटिपिकल वो एक कहते हैं ना कि एक स्केच बना हुआ था कि ये 3 बॉलर हैं, जिस तरह बाजिद भाई कह रहे हैं, इन्हीं से बस बॉलिंग कराई जाओ कि शायद आउट हो जाए। नहीं, सबसे बड़ी बात है, ये कमेंट्री में भी बात हो रही थी और मैं खुद भी इस बात को सोच रही थी कि सबसे एक सलमान अली आगा ने वनडे में इतने आउट करता हुआ आ रहा है, तो आप 1-2 ओवर तो करा के कम से कम देख लो। तो वहाँ पर भी एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है कि अगर एक कप्तान एक बॉलर को यूज़ कर रहा है और वो आपके मुल्क के लिए फ़ायदा दे रहा है, तो आप क्यों नहीं उस बॉलर को यूज़ करोगे, जबकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है कि आप वो कर सकते हो। तो वो तो एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली अब जब आप कप्तानी डिवाइड करेंगे फॉर्मेट्स के ऊपर, तो पाकिस्तान जैसे कंट्री में बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादातर कामयाबी तभी देखी हमने जब एक सारे फॉर्मेट का एक कप्तान हो। अनफॉर्चुनेटली उसमें लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं, पर ज़्यादा नज़र यही आया कि जब कप्तान स्ट्रांग होता है, एक पेज पे आप कैप्टन कोच होते हैं, तो टीम ज़्यादा बेहतर चलती है। ये एग्जांपल है या स्टेटमेंट है मुस्तकबिल के लिए? नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि अगर शान मसूद बैटिंग से रन्स नहीं बनाएंगे, कप्तानी तो एक हम अब डिस्कस कर रहे हैं आज के मैच के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी बैटर्स ने भी कोई बहुत सवाए कामरान गुलाम की बात नहीं की, पर शान मसूद पे इस वक्त 2 तरह के प्रेशर्स हैं। एक, उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, दूसरी तरफ से उनकी कप्तानी भी बहुत एवरेज नज़र आ रही है। तो अगर तो वो नहीं परफॉर्म करते हुए नज़र आते अगले इन 2 टेस्ट मैचेस में, तो फिर आपके पास एक और मुद्दा खुल जाएगा कि टेस्ट में क्या होना है। मुल्तान से नहीं खेलता तो उस पर वो प्रेशर नहीं, अब कराची चला गया। इसी बात पे हम एक ब्रेक ले लेकिन लेते हैं। एक सवाल, जो शैतानी का सवाल आपको करना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि आपने कप्तान से ये सवाल नहीं किया। वनडे होता है, हमने इधर बैठ के तारीफें की, यार डीआरएस पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया। और यहाँ बिल्कुल यहाँ वापस आ गए टेस्ट हुआ तो दोनों रिव्यूज इसका मवाज़ना है ना, कप्तान चाहिए, तो कीपर तो वही है। कीपर से मशवरा ही नहीं किया डीआरएस पे। आज 2 डाउन द लेग साइड लगे और वो दोनों पे लगा ही नहीं कि उन्होंने शायद एक नजर देखा भी और रिजवान की तरफ, वो बॉलर को ही देखकर ये शैतानी सवाल था, मासूमाना सवाल। नहीं, ये अच्छा सवाल सवाल अच्छा था और जवाब भी हम लेंगे इसके ऊपर, बाजिद भाई से ही लेंगे, इन्हीं से लेंगे। लेकिन ये सब और बहुत कुछ, जैसे हिजाब कहती है, बहुत सारा बैंटर। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद देखते रहिए गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी गुफ्तगू कप्तानी के बारे में हुई ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो तो आपके पास एक्सपीरियंस हैं, अब आप उनको यूटिलाइज कैसे करते हैं? रिसोर्सेज आपके पास सारे हैं। आपने ब्रेक से पहले रिव्यू का सवाल तो ज़रूर किया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक वो जो वनडे के अंदर हमें एक सिनर्जी बनती हुई नज़र आ रही थी, शायद जीत भी रहे तो चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन अभी ये डिस्कस तो हो रहा है, अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। शान मसूद का, जिस तरह मैंने कहा, वाइस कप्तान है, सऊद शकील, रिजवान है, बाबर आजम एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन इतनी कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आई। खास तौर पर रिव्यू वाली बात इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसमें सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन विकेट कीपर के साथ होती है, लेकिन वो भी शायद नज़र नहीं आई। सवाल कर रहे हैं आपके, इसका जवाब चाहिए आप। मैंने आपसे पूछा था, आपने पहले कहा क्यों नहीं कहते, मैंने क्यों कह दिया? कप्तान से पूछा था, आपने उनसे सवाल पूछा था कि डीआरएस क्यों नहीं सही हो, उन्होंने कहा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है। अब वो मैं आपसे पूछ पूछ रहा रहे हूं कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं है? कम्युनिकेशन, अब ये तो उनसे सवाल, देखिए मुल्तान वालों से तो नहीं करना। डीआरएस में मोस्टली तीन बंदे इन्वॉल्व होते हैं। एक कीपर,
बॉलर को नहीं इन्वॉल्व करते, बॉलर इमोशनल होता है, बॉलर तो कहता है बा आउट है। एक कीपर और एक और डेजिग्नेटेड होता है, या वो स्क्वायर का फील्डर हो या सामने का फील्डर हो, उसको डेजिग्नेट करते हैं हर टीम। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि डेजिग्नेट नहीं हुई होती। हमने जितने भी मैच देखे हैं, कोई DRS का एक फार्मूला, सेट फार्मूला नहीं है उसमें, चाहे आप गलत हो चाहे सही हो वो अलग बात है, बट आपका कोई फार्मूला नहीं है। काफ़ी सारी टीमें एक प्लेयर जो पॉइंट का फील्डर होता है या और कीपर उसको उससे पूछते हैं कि हाँ जी, तो वो जब कहते हैं कि हाँ ले लो तो फिर वो ले लेता है। अगर सिर्फ बॉलर पे जाएंगे तो पहले 3 ओवर में पूरे 3 DRS पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो वो अभी तक इसमें नहीं मुझे नज़र आया। शायद जब एज कैप्टन जब रिजवान कीपिंग करे तो बहुत ज़्यादा स्विच ऑन होते हैं, तो शायद उस वक्त तो जो उनके पास ही डिसीजन होता है, और शायद क्योंकि वो सबसे क्लोज होते हैं और वो अपनी इंस्टिंक्ट पे ही जाते हैं कि नहीं यार मैं सही कह रहा हूँ तू रहने दे, तो शायद वो वर्क कर रहा था, क्योंकि सबसे अच्छा व्यू तो उसी के पास ही है इस वक्त। जो शान मसूद जब आता है तो कोई आपको ये नहीं लगता कि वो किसी खास बंदे के पास जा रहा है, वो कभी किसी की तरफ देखता, कभी किसी की तरफ देखता है। तो वो जो एक सेट फॉर्मूला है वो पता नहीं क्यों इतने, अब काफ़ी मैचेस हो गए हैं, मतलब ये आज का सिलसिला नहीं है, काफ़ी मैचेस हो गए हैं, तो इस पे अब बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम है, और इसको अगर आप ज़ाया करते हैं तो आपको हमेशा हर्ट करता है। लेकिन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा क्योंकि पीपल विल स्टार्ट स्पेकुलेटिंग कि कोई रिफ्ट तो नहीं है, क्या वजह है कि कम्युनिकेशन नहीं, स्पेकुलेट तो हर वक्त होता है, स्पेकुलेशन तो हमेशा ही चलती है। अब जैसे वो जब हुआ था कि शाहीन ने ऐसे हाथ रखा था, शान मसूद ने हाथ रखा, शाहीन ने हटा दिया, उस पर कितनी स्पेकुलेशन हुई। स्पेकुलेशन तभी होती है जब टीम परफॉर्म ना कर रही हो। अभी तो मैच बड़ा बराबर सा है, कल को पाकिस्तान 175 की लीड ले जाता है और टेस्ट मैच जीता, तो ये सब स्पेकुलेशन ज़ीरो हो जाएगी। बट सेइंग दैट, हम ये कहते हैं कि जी हम हार के बड़ा सीखते हैं, वो मुझे आज तक वो सीखने वाली बात समझ नहीं आई कि क्या सीखते हो। तो ये भी अब DRS अगर इम्पोर्टेंट है, बाकी टीमों ने अगर वो मतलब अब तो काफ़ी देर से चला आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये 3 बंदे, इनसे मैं ही पूछूंगा, यही बताएंगे, ख़त्म। इसकी ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाजिद भाई कर रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारी टीम में चेंजेस का भी है। एक चेंजेस का फैक्टर और एक स्पेशलाइज्ड फील्ड पोजीशनिंग का भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सी टीम्स में आपने स्पेशलाइज्ड फील्डर्स देखे हैं, पॉइंट का आपका एक फील्डर है, स्क्वायर लेग का एक फील्डर है, बाकी जो है बहुत लंबी इवन रनिंग भी उनको करनी पड़े, फिटनेस लेवल्स भी आपके ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा भाग के कर लेते हैं। मैं लड़कियों की क्रिकेट की मिसाल बीच में लाऊंगी, एलिस पेरी आज भी डीप मिड विकेट टू डीप मिड विकेट भागती है, क्योंकि उसकी वही जोन है और उसकी वजह से दूसरे फील्डर्स को भी भागना पड़ता है, बट स्पेशलाइज्ड फील्ड पोजीशनिंग है। तो ये जो बाजिद भाई बात करेंगे, अगर आपका स्क्वायर का फील्डर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए, LBW की हाइट के लिए, ठीक है, वहाँ से वो बता सकता है कि भाई ज़्यादा हाई चला गया था लोग, क्योंकि कीपर आपको लाइन तो बता देगा पर वो हाइट के टाइम पे ब्लाइंड हो सकता है। लेकिन आपके स्क्वायर के फील्डर या पॉइंट के फील्डर कितनी दफ़ा तो बदल जाते हैं, आपके बैटर्स बदल रहे हैं, आपकी टीम इतनी बार बार बदल रही है। तो जब तक आपके स्पेशलाइज्ड लोग उन जगहों पर नहीं होंगे जिनका आपको पता है कि कोर हमारी ये टीम की अगले 10 मैचों में बदल नहीं रही है, इनकी ये फील्ड पोजीशनिंग है और इनको हमने ये रोल देना है, तो ये भी एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का हिस्सा। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेस किया, और ये आपको करना पड़ेगा। वनडे में फिर भी आपके पास मेरे ख्याल से थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उस कोर टीम की, पर टेस्ट मैचेस के ऊपर पिचेस बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। लेकिन आपने भी आइडेंटिफाई कर दिया, ब्रेक से पहले भी आपने कहा कि 2 साइमल्टेनियस प्रेशर चल रहे हैं इस वक्त शान मसूद के ऊपर। अब व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज कि आपको बैक ऑफ द माइंड ये भी सोचना है, पाकिस्तान में बड़े अरसे से ये रवायत चलती रही कि फिर जिसकी जगह नहीं बन रही थी वो कप्तानी से जगह बना जाता है, तो फिर इफ नॉट द कैप्टन, फिर योर प्लेस इन द साइड इज एट स्टेक, क्योंकि आपका प्राइमरी रोल तो एज अ बैटर है। देखिए, बात तो ये शुरू से ही हो रही है, जिस वक्त से इनको कप्तानी मिली, और बहुत मुश्किल भी कप्तानी मिली, कोई आसान टूर्स नहीं मिले। स्टार्ट ही ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हुआ, तो एज ए प्लेयर आप बात करें इस वक्त जो पिछले 4-5 साल में हमने इनको देखा है, तो वर्क एथिक की बात करें बहुत ज़बरदस्त है, फिटनेस की बात करें बहुत ज़बरदस्त है, पर जहाँ पर एक टेक्निकल बात है, आप टेक्टिकल एक बात, मैं बाबर को भी हमेशा मैंने एज ए कैप्टन क्रिटिसाइज किया है उस जगह पर। रिजवान की टेक्टिकल अप्रोच जो ग्रिप है वो इस वक्त सबसे बेहतर नज़र आती है, और वो है आपको सामने, आपके जब से वो बने तो आपके रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो वो तो एक फैक्टर आपका था ही था। बट अब खाली फिटनेस की बेस पे या टेक्निकली आप नज़र आ रहे हैं कि अच्छे काउंटी क्रिकेट के अंदर आपके बहुत रन्स हैं या कुछ, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आपको इवॉल्व होना पड़ता है, आपको बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, और टीम के अंदर
एक रिस्पेक्ट कमांड करनी बड़ी ज़रूरी है। उसको आप डिमांड नहीं कर सकते। रिस्पेक्ट हमेशा एज अ कप्तान आप कमांड करते हैं और वो आपकी परफॉर्मेंसेस के अलावा और कोई तरीका नहीं है। जितना आप परफॉर्म करेंगे विनिंग कॉज के अंदर, उतना टीम जो होती है वो आपको मजीद बैक करती है। तो आई थिंक वो चीज़ शान के ऊपर बहुत मुश्किल भी है, उनके ऊपर टूर्स भी मुश्किल आए, पर अब उसमें से इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर हिम आई थिंक दिस टूर। अगर तो यहाँ से जैसे बाजिद भाई कह रहे हैं कल रन 170-80 का टारगेट दे देता है और पाकिस्तान ये जीत जाता है तो एक और मौका है उनके पास, बट दिस माइट बी अ डिफाइनिंग मोमेंट इन हिज करियर। हाँ, और शायद इसलिए ये फेमसली कहा भी जाता है दैट योर बेस्ट प्लेयर हैज़ टू बी योर कैप्टन, कि शायद वो अपनी परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर ही वो रिस्पेक्ट और वो अथॉरिटी कमांड कर पाते हैं। ये हमारे केस में गलत हो गया ना, अब इतने बेस्ट थे कि सारे ही कप्तान बनते नहीं, हमारे सारे बेस्ट हैं, इसका मतलब लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाजू भाई आपकी तरफ आऊंगी, जिसको हमने थोड़ा सा लाइटली टच भी किया था, जो हमें डिफरेंस नजर आया दोनों टीमों में, वो था यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पेस ऑलराउंडर। साउथ अफ्रीका ने कॉर्बिन बॉश को किस तरह से यूटिलाइज किया और हमने आमिर जमाल को किस तरह से यूटिलाइज किया, इसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आया, एटलीस्ट इन दीज 2 days। विल हैव टू सी के व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। सो व्हाई इज दिस, इतना तजाद क्यों इन दो चीज़ों में? देखिए, एक तो जो बबूमा को आप जो भी कहें वो कप्तान बहुत अच्छा है, उसको पता चल गया था कि जो मेरे जो 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं जॉनसन और रबाडा, वो पहले दिन पे, मैंने ये पहले भी बात की थी कि उनकी जो लेंथ है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ज़ाहिर है बॉल लगेगा बहुत खूबसूरत ऐसे जा रहा है लहराता हुआ, लेकिन बीट होते रहेंगे, विकेट टेकिंग नहीं होगा। तो उसने अपने वो बॉलर्स इस्तेमाल किए ज़्यादा जो उस सरफेस पे ज़्यादा मतलब साजगार कह लें, ज़्यादा यूज़फुल थे। तो वो उसमें बॉश ने खैर आउट भी किए, बॉलिंग तेज़ भी की, बट उसको भी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। अब सेकेंड इनिंग्स मुझे लगता है कि अब ज़्यादा ओनस जो होगा वो रबाडा और जॉनसन पे ज़्यादा होगा, क्योंकि अब थोड़ा पिच बेहतर हो गया है, अब वो ज़ोर वाला बॉलर और वो पेस मांगती है। आपने अगर खिलाया है आमिर जमाल को, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, अगर आप 4 बॉलर्स खिलाते हो, कोई भी खिलाते हो, पर्टिकुलर अगर आप एक दिन में एक फास्ट बॉलर से 15 ओवर करा सकते हो ना, इससे ज़्यादा तो नहीं। मतलब अगर आपने 15 ओवर मीनिंग के 90 ओवर में से आपने एक फास्ट बॉलर को 15 ओवर करवाने हैं, तो अगर आपने 15 ओवर करवाने हैं तो फिर 4 फास्ट बॉलर्स को 15-15 करवाते हो तो आपके बनते हैं ये 60 ओवर। उसके बाद आपका 5th बॉलर या 6th बॉलर लगता है, लेकिन इस सिनारियो में आपने 73 ओवर्स कर दिए और आपने अपना प्रीमियर बॉलर उसको 8, मैं मिनिमम कह रहा हूँ, 8 ओवर उसको कम करवाए हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ योर फास्ट बॉलर्स वो ठीक नहीं। आप ठीक है, आप स्कोर बोर्ड पे देखते हो यार आउट करने ये सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड ओवर अ लॉन्ग टाइम। फॉरन नहीं टेस्ट मैच, एक सेशन में आप टेस्ट मैच हार सकते हो, जीत नहीं सकते। तो टेस्ट मैच जो है वो एक लंबे अरसे के लिए होता है, तो उसमें अगर आप हैंडीकैप अपने आप को मज़ीद कर दोगे कि आप इसको बॉलिंग नहीं करवाते, तो आप उस इनिंग्स में हैंडीकैप फिर आपको नज़र आया ना एंड में, जो आप बॉलिंग कर रहे थे और जब वो आखिरी विकेट भी थी तो आप रन्स लीक कर रहे थे बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ए बॉल बहुत पुराना हो गया था, बी आपके बॉलर्स उस तरह फ्रेश नहीं थे। एक स्टेज पे तो मेरे नसीम शाह को इसने 9 या 10 ओवर का स्पेल रखा, तो वो एक्सेसिव है। और वो कप्तान बॉलर जब बॉलिंग कर रहा होता है तो मोस्टली, ये सना को भी पता होगा, मोस्टली बॉलर्स कहते नहीं है एक और। वो कप्तान हैज टू स्टेप इन, नहीं यार अभी नहीं, रहने दे, मैं किसी और करवा लेता हूँ। लेकिन ये बहुत मतलब आपने फास्ट बॉलर्स को ओवरवर्क करना है और एक को अंडर यूज करना है, तो टेस्ट मैच एक दिन टेस्ट मैच में वो आपके सामने आ गया। इट केम टू अ पॉइंट कि अगर ये आउट ना होते और नया बॉल दोबारा लेना पड़ जाता 80 ओवर के बाद, तो वो कोई करने के लिए बॉलर ही नहीं था, फिर उन्हीं को करवाता दोबारा। नहीं, और लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे कॉर्बिन बॉश की भी, उनका टेस्ट डेब्यू है ये, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत अरसे से साउथ अफ्रीकन सर्किट के साथ है। अगर याद हो, हम सना मीर के साथ मैं डिस्कस भी करी थी बिफोर द गेम, 2014 में अंडर 19 फाइनल उन्होंने खेला था, पाकिस्तान को ही हराया था, एंड ही एंडेड अप बीइंग प्लेयर ऑफ द मैच, और 4 for 15 एक्सीलेंट उनके होते। 10 साल लग गए उनको टेस्ट में डेब्यू करते हुए, बट वंस ही इज डन इट, he has grabbed that opportunity with both hands। और वो भी इंजरी की वजह से उनको आखिरी टाइम पर मौका मिलता है। और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस, जैसे बात हुई है ड्रीम डेब्यू,
इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आपकी पहली बॉल पे आपको विकेट मिल जाए, दूसरी बॉल पे आपको बाउंड्री मिल जाए, 80 भी आप बना दें, 4 विकेटें भी ले लें, तो मेरे ख्याल से बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है और एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन अब उनकी लाजमी इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए भी होगी। और जो यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलिंग की बाजिद भाई बात करें, उनके पिछले इनिंग्स में देख लें 57-58 ओवर्स में उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया, तब भी बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर्स नज़र आए। और अभी भी जो ओवर्स नज़र आए हैं 7, 3, 8, 4, उसमें भी किसी एक बॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाला गया। इवन के बॉश जो थे अभी लंबी बारी भी करके आ रहे थे, पर उनको भी नया बॉल यूज़ करवा दिया कि जो जान लगानी है वो नए बॉल से लगा दो, उसके बाद हम फर्स्ट चेंज में दूसरे बॉलर्स को ले आएंगे। तो ये होती है एक शार्प माइंड से आप जब खेल रहे हो कि उसने लंबी बारी की हुई है, उससे नए बॉल से उसको फेवर करवा दो, और फिर जेनसन ने आके 2 आउट कर दिया आपको बाद में पुराने बॉल से। मतलब बॉश का टेस्ट मैच खत्म है, आपका ड्रीम डेब्यू खत्म हो गया। आगे खत्म, अभी तो शुरू है। शुरुआत है, ये debut है बादल पहला भाई। टेस्ट मैच की बात है। अच्छा, मतलब आपने उसको वापस भेज दिया? नहीं, ये कह रही है ना कि ड्रीम डेब्यू हो गया, 80 भी कर लिया, आउट भी कर लिया, तो अब टेस्ट मैं ये कह रही हूँ एक इनिंग मोटिवेशन ऐसी- बढ़ गई है। एक अगली इनिंग इनिंग जीते नहीं अभी। अभी एक पूरी इनिंग बात नहीं सुनी। अगली इनिंग्स की मोटिवेशन बढ़ गई है कि वो अब चाहेगा कि टेस्ट मैच जीते, तो तब ये ड्रीम डेब्यू बनेगा ना। अब टेस्ट मैच हार गए तो फिर इन रन्स का और विकेट्स का क्या फायदा? बिल्कुल, लेकिन वो 3 और 4 के खेल पर आते हैं, जो कल भी बात कर रहे थे कि शायद कामरान को हाय। 3 पर भेजना चाहिए, लेकिन बाबर आजम आज भी आए, कामरान तो अब आउट हो गए हैं, तो द ओनर श्योरली इज विद बाबर आजम के कल आकर वो पाकिस्तान के लिए वो इनिंग्स खेलें जो इस वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइन। हाँ, देखिए ये साल तो बिल्कुल ही टेस्ट मैच क्रिकेट में बाबर के लिए बिल्कुल ही ऐसे बेकार सा रहा है, तो शायद उसकी आखिरी इनिंग्स है इस साल की टेस्ट मैच की, और क्या पता ये सबसे इम्पोर्टेंट इनिंग्स हो इस साल की उसकी। और अगला टेस्ट नहीं खिला रहे आप? नहीं, अगला टेस्ट अगले साल साल बदल जाएगा। वेरी क्लेवर बादल भाई। तो वो ये इन्होंने जान के ये जान के करते हैं ऐसे। फुल टॉस दिया है। नहीं, तो वो जाहिर है आप अगर आप पाकिस्तान की लाइनअप में बात करते हैं तो प्रीमियर बैटर आप किसको कहते हैं? बाबर। हर कोई जिससे सवाल करेंगे बाबर, तो अभी भी बाबर पे ही देखेंगे जी, बाबर कल रन्स कर जाए, और अगर वो कर जाता है तो शायद ये ऐसी इनिंग्स, पहले भी इसका साउथ अफ्रीका में इसका बहुत अच्छा, सना वाली बात, बहुत अच्छा खेला था, लेकिन सारे टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया था। ये अपॉर्चुनिटी है, अगर कल ये अच्छा खेल जाता है तो आखिरी इनिंग में 150 पौने 200 आसान नहीं होगा। और जिस किस्म की, पहले भी मैं बात कर चाहूँगा, जिस किस्म की उनकी बैटिंग है ना, माकरम को आप आउट कर लें, बबूमा को आउट कर लें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बैटिंग नहीं है अब साउथ अफ्रीका की जो कई साल पहले थी। मतलब इवन जब फैफ खेलते थे तो थोड़ी सी आमला था, स्टेबिलिटी थी बीच में, अब वो बैटिंग नहीं है, तो 150 पौने 200 भी मतलब बहुत फाइटिंग टोटल हो सकता है। तो बाबर पे ओनस है। मैंने टेस्ट मैच से पहले ये कहा था कि इसको 3 नंबर पे बैटिंग नहीं करानी चाहिए, वो इसलिए कि ये ब्रेक के बाद वापस आ रहा है और सर्च कर रहा है रन्स के लिए, फॉर्म के लिए सर्च कर रहा है। उसको आप एक ऐसे नंबर पे खिलाते हो जो कंफर्टेबल नहीं है, पहले नहीं खेलता इस नंबर पे, 4 नंबर उसका नंबर है। तो जब आपका प्रीमियर बैटर है जो थोड़ा सा अभी उस तरह से बैटिंग नहीं कर रहा, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि इसको वो एनवायरनमेंट दिया जाए, क्योंकि जब बाबर आजम रन्स करना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर सारे जो आपके जो बैटिंग आपकी वीकनेस नज़र आ रही है ना, वो सारी कवर हो जाएगी, क्योंकि फिर साथ वाले भी उसके साथ रन्स करेंगे। हमने जब मिसबाह और यूनुस खेलते थे, तो जब मिसबाह और यूनुस खेलते थे तो साथ अजहर अली, असद शफीक, ये सब बहुत अच्छे प्लेयर लगते थे और वही कैरी करके लेके जाते थे। बिल्कुल। जब मिसबाह और यूनुस रिटायर हो गए इकट्ठे, तो आपको वही गैप नज़र आना लग गया, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर निकल गए। अजहर अली थे, असद शफीक थे, उन्होंने रन्स किए, लेकिन वो टीम में आपको गैप नज़र आ गया। तो इस वक्त जो आपका स्टैंड आउट परफॉर्मर है वो बाबर है, और जब वो आपकी टीम में वापस आता है, जो भी आपके रेस्ट करवाए, जब आप उसको वापस लाते हो, उस पर पहले ही प्रेशर है, वो पहले ही चाह रहा है कि मैं रन्स करूं, लेकिन आप उसको एकदम उसका नंबर चेंज कर देते हो। वो तो मान गया, उसने कहा हाँ मैं नंबर 3 खेलूंगा, बट उसका नंबर चेंज कर देता है। वो मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्निंग था। बट अब अगले 20-25 बॉल ये सुबह आके खेल जाता है तो शायद बेहतर हो जाए। अभी भी थोड़ा स्टार्ट इसका शेकी सा था, बट कल देखते हैं कि अगर शुरू में ये 20-25-30 बॉल खेल जाता है तो पिच इसके मुताबिक है। पिच बॉल बल्ले पे अब आना शुरू हो गया। बॉलिंग में भी वो बॉलर्स हैं जिसको आप समझते हैं कि बाबर इन बॉलर्स को नहीं छोड़ेगा, तो वो सिचुएशन है।
बट वो इनिशियल फेज निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब तक बाबर आजम होते हैं क्रीज पर, एक तसल्ली तो होती है एज अ पाकिस्तानी स्पेक्टेटर दैट ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, ही इज स्टिल एट द क्रीज एंड ही हैज द एबिलिटी। अब डर भी उतना ही होता है। नहीं अभी भी मुझे उतना ही डर मुझे होता तो थोड़ा सा अभी भी सुकून होता है दैट ही इज स्टिल आउट देयर। सना आपसे जरूर पूछूंगी इस बारे में। एक तो ये कि 18 टेस्ट इनिंग्स विदाउट स्कोरिंग अ 50, उसका प्रेशर है ऑब्वियसली। द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट यू, वर्ल्ड इज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट बाबर आजम। उस चीज़ का भी प्रेशर होता है, ना चाहते हुए भी शायद बंदा ले लेता है जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो रही हो, और ऐसे में आपका नंबर भी तब्दील हो जाना टीम में, दैट्स वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। और इससे भी पीछे चले जाएं तो कप्तानी ले लेना और फिर कप्तानी दे देना और फिर वापस ले लेना, वो भी एक अब ट्रॉमेटिक उसमें एक्सपीरियंस। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि देखें एक बैटर के पास हम इधर बैठ के तो बड़े आराम से बात कर देते हैं, उनकी क्लास ऐसी है बाबर की कि बंदा क्या बात कर सकता है बैटिंग के ऊपर, पर बात सबसे बड़ी बैटिंग के ऊपर ये होती है कि आपकी डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक प्लेयर को इस तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके हमने बाबर आजम को किया, तो सबसे पहले डेंट आता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर और आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। जो पहले कप्तानी ली गई, फिर अब कितनी दफ़ा आप सोचते होंगे हाइंडसाइड में कि बेहतर था मैं T20 से पहले भी ना लेता। USA से हमने T20 में हारे, उसके बाद मज़ीद टीम में प्रॉब्लम्स हुए, फिर आपसे कप्तानी ले ली गई। तो ये चीज़ें एक प्लेयर की लाइफ में जब होती हैं तो हम तो शायद भूल जाते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी हम अगले कप्तान के साथ निकल पड़ते हैं, पर एक प्लेयर की माइंडसेट के ऊपर वो काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। शाहीन की भी परफॉर्मेंस में हमने डिप देखा था, अब वो वापस आ रहे हैं। तो एज अ बॉलर वापस आना फिर भी आसान है क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर आपके पास है। अगर आपके 2 बॉल बुरे भी हो गए और अगले 2 बॉल आपने अच्छे करा दिए, आप मैच बना सकते हैं। पर एज ए बैटर आपने 1-2 बॉल बुरे खेल दिए, आप सीधा ड्रेसिंग रूम में वापस जाते हैं। तो ये जो आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर जब आपका डेंट पड़ता है ना कॉन्फिडेंस का, ये प्लेयर की साइकी के साथ खेलता है। और ये मुझे लगता है कि ये बाबर के साथ जो जिस तरीके की ट्रीटमेंट हुई है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर हम सिर्फ ये अब सोच लें कि जी अब इनको हमने मज़ा चखाना है और इनको हम बिठा दें तो ये ठीक हो जाएंगे माइंडसेट, ये वाली अप्रोच नहीं चलेगी। इस तरह के प्लेयर के लिए ज़्यादा आपने उसको कंफर्ट लेवल देना है कि भाई तुम्हें हम बैक करते हैं, तुम हमारे मेन प्लेयर हो, तुम परफॉर्म करो, और उसके नंबर पे ही उनको खिलाना चाहिए। तो मेरे नज़दीक ये अप्रोच होनी चाहिए जब आपने इस तरह के प्लेयर से परफॉर्मेंस वापस लेनी है कि जिसको आपने खुद डिस्टर्ब किया। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि एक स्प्लिट सेकंड का डिसीजन है एज अ बैटर जो आपको यहाँ से वहाँ करता है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बाबर की जो कॉन्फिडेंस हिलने का है। टेक्निकली आपकी थोड़ी बहुत टेक्निक में चेंज आती रहती है जब आप एज अ प्लेयर, कभी आपका बैट वायर से आना शुरू हो जाएगा, कभी आप लेट आएंगे, कभी उससे आप फिर भी डील कर जाते हैं। इन बिटवीन अ टूर्नामेंट आप उस टेक्निक को ठीक ना भी करें, पर एडजस्टमेंट जब आपका माइंड क्लियर होता है, आप फ्रेश होते हैं, आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी उसकी डिले मूवमेंट कर लेते हैं, ट्रिगर मूवमेंट को आगे पीछे कर लेते हैं। पर जब आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं तब आपके साथ ये चीज़ें होती हैं। और आई थिंक वहाँ पर हम जो हैं एज ए ओवरऑल मैनेजमेंट को अगर हम समझें, वहाँ पर हमसे प्लेयर्स मिसमैनेज हुए। तो इसीलिए आप ऑलराउंडर थी कि आपको कोई मसला ना हो, बैटिंग नहीं तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। ताकि अगर बैटिंग नहीं चल रही तो बॉलिंग में कवर वो भी ना चले तो बस फिर फील्डिंग में डर गए। लेकिन आप तो कप्तान भी थी। नहीं, वो सीधा थोड़ी बनी थी, पहले 4 साल का लग रहा और बाद में भी बगैर कप्तानी खेला। तो नहीं, ऑब्वियसली मैं ये समझती हूँ मुश्किल काम तो आपने छोड़ दिया था ना, फास्ट बॉलिंग, फिर क्या रह गया। मैं अफसोस होता है कि जैसे मैं खेल रही थी, बाजिद भाई को एक नेट सेशन होना चाहिए था। बिल्कुल नहीं वो भी हो सकता है। अब तो मेरी पीक खत्म हो गई। नहीं, I've seen you getting good enough practice in your last tournament. वो आप वो अब थोड़ी तो सी खत्म हो bowling। चुका है, वरना तब फिर हमारे पास कोई फुटेज होती इधर हम चलाते थे। नहीं, अब it's only girls who can golf। अब वो वाला प्रोजेक्ट चल रहा है। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, कुछ मजीद डिस्कशन जरूर करेंगे और पाकिस्तान के लिए क्या हिकमत अमली अब होनी चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने बैटिंग तो भरपूर करनी है, उन ओवर्स का भी फ़ायदा उठाना है। और एक चीज़ छोटी सी है जो हम अभी भी शायद कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन वो ब्रेक के बाद देखते रहिए। गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है और बात हो रही है कि पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो बाजिद भाई ने उसकी निशानदेही ज़रूर की थी कि यहाँ पर टेस्ट मैच बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करता है, लेकिन इन बिटवीन हम फिर भी शायद ये चीज़ नहीं कंसिडर कर पा रहे कि अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं टेस्ट मैचेस में। और अगर आप बात करें तो 143.1 ओवर अब तक हो चुके हैं और 2 इनिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, यानी 20 विकेट्स वो हो गई। और उसके बाद आप अगर आज के दिन की भी बात कर लें तो जहाँ पर पाकिस्तान ने 3 खिलाड़ी अपने जो है वो पवेलियन वापस भिजवा दिए, तो इसका मतलब है कि 23 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं
143 अगर आप बात करें, 143.1 overs in 2 days, so almost 2 innings have been completed and the third one is underway. तो बाजिद भाई अभी भी 3 दिन का टेस्ट मैच, अगर आप ऑन पेपर चलेंगे तो 3 दिन अभी हैं, बट पाकिस्तान जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा बाबर आजम को स्टेप अप करना पड़ेगा, लेकिन अब इसमें फिर ये एक सिनारियो आ जाता है कि यहाँ पर रन्स बनाने पड़ेंगे, कितने ओवर्स अभी रहते हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से इसको अप्रोच करना? नहीं, ओवर्स का तो इधर कोई इशू नहीं है, नॉर्मल आप बैटिंग करें। अब वो जो पहली इनिंग में था ना कि बॉल सीम हो रहा है तो हमने तेज़ खेलना है, वो सिचुएशन नहीं है। अब तो थोड़ा बेहतर है पिच, अब आप इनिंग्स बिल्ड कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि यार नहीं मैं मारता ही रहूँ, हो रहा है बॉल सीम थोड़ा सा होता है, बट आप इनिंग्स बिल्ड ज़रूर कर सकते हो। तो वो कल जो आपके दोस्त आए हुए तो कह रहे थे कि बारिश हो जी, मैं बारिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टेस्ट मैच का रिज़ल्ट आना ही आना है। यहाँ पे इतनी जल्दी वो सारा कुछ होता है कि टेस्ट मैच का रिज़ल्ट आना ही आना है। तो आपको सेंसिबल होना, मतलब अगेन बैलेंस होना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई बस बैड टाइम, लेकिन इधर जो रन्स बनते हैं वो बाउंड्रीज से ही बनते हैं। तो इन बिटवीन जो बाउंड्रीज के इन बिटवीन आपने खेलना है वो थोड़ा इसलिए थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि इतना ज़्यादा सीम मूवमेंट अब कम हो गई है, कदरे कम हो गई है। तो नॉर्मल आप बैटिंग करें, आप 150 के बाद जो प्रेशर है वो सारा फिर साउथ अफ्रीका पे चढ़ता जाएगा अगर आप पार्टनरशिप लगा सकते हैं। बैटिंग है आपके पास, अभी साउद और बाबर हैं, रिजवान है, सलमान अली आगा है, आमिर जमाल है, तो बैटिंग तो है आपके पास। और ऐसी सिचुएशन नहीं है कि पाकिस्तान आउट ऑफ द गेम है। और बेहतर हो सकती थी अगर आप आखिरी 3 विकेटें जल्दी ले लेते तो और बेहतर हो सकती थी, लेकिन अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वो बिल्कुल ही आप पे डोमिनेट कर गए हैं। जिन का आपने नाम लिया 73 रन उन तीनों ने बनाए नीचे से आगे पाकिस्तान के। हाँ, मैंने देखा था कि आखिरी 3 ओवर में आखिरी 3 विकेटों पे 110 रन बने हैं, तो वो डिफरेंस आप कैचअप कर रहे हैं। बट बाबर, इवन साउथ शकील को भी एज इन फोर्स नहीं करना चाहिए जिस तरह वो खेलते हैं। अब वो सिचुएशन, वो पिच नहीं है जहाँ पे बॉल ज़्यादा बाउंस हो रहा है, तो वो नॉर्मल अपनी बैटिंग करें। इवन सलमान अली आगा कोशिश ये करें कि ठीक है, जो रन्स मुझे ऐसे लगता है कि पैटरसन और बॉश को रन्स हो सकते हैं इस इनिंग्स में। थोड़ा सा जो रबाडा और जॉनसन जो हैं वो अटैक करेंगे आप पे, और अगर आप उनका जो वो बाउंसर भी करेंगे और शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे, अगर आप वो अबूर कर जाते हैं तो फिर आपके लिए रन्स हैं इधर। बिल्कुल। सना, आपका भी टेक लेंगे इसके ऊपर। पहले तो ये कि जानना चाहेंगे कि 90 रन्स की तो उनकी लीड थी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट आपको वो ओवरकम करनी है, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट अ टारगेट फॉर देम एज वेल। तो आपके माइंड में वो क्या टारगेट है, वो क्या लीड होगी दैट वुड चैलेंज साउथ अफ्रीका, कंसिडरिंग अभी लाइक बाज़ भाई सेड बैटिंग थोड़ी आसान हो गई है। तो इसके हवाले से क्या टोटल होगा और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए खास तौर पे पाकिस्तान की कल, बिकॉज टुमारो वुड प्रॉब्ली बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बिल्कुल, पहला घंटा स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी 2 रन की लीड बाकी रह गई है और 3 डाउन हम ऑलरेडी हैं, तो अब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है अगले 2 से 3 विकेट्स जो हैं वो आपकी हमारी लीड 100 से पहले ना गिरें। क्योंकि अगर वहाँ पे ब्रेक थ्रू मिल जाता है साउथ अफ्रीका को तो एक मेंटल एज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने इवन भी नहीं किया। जो भी है 2 रन हम पीछे हैं, 3 विकेटें हमारी जा चुकी हैं, 1-2 विकेट और गिरती हैं, आपका आधा ड्रेसिंग रूम वापस प्लेयर्स चले जाते हैं, तो फिर सारा का सारा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आएगा। तो मेरा ये ख्याल है जिस तरह की बॉलिंग हम कर रहे हैं और जिस तरह की हम लोग की यूटिलाइजेशन है, तो 180 से ऊपर ही थोड़ा सा कंफर्टेबल आप जा सकते हैं। उससे नीचे कुछ भी स्कोर होगा तो हम लोग जिस तरह अभी कर रहे हैं, करने को तो आप 150 140 पे भी टीमों को आउट कर सकते हैं और 2 विकेट्स आपको मेन लेनी है अगर देखा जाए। लेकिन अब कॉन्फिडेंस बॉश का भी बहुत ज़्यादा है। सो आई थिंक इस वक्त जो नज़र आता है वो सबसे पहले जो 3 आपके प्लेयर हैं, बाबर आजम है, सऊद शकील है और रिजवान ने आगे आना है, सलमान अली आगा ने, इन 4 लोगों को कम से कम 150 160 पे टीम की लीड को कम से कम लेके जाना होगा। उसके बाद बाकी आप टेल अंडर से 40-50 रन एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर इनमें से कोई विकेट गिर जाती है फिर पाकिस्तान का ट्रबल। तो इस वक्त डेफिनेटली साउथ अफ्रीका जो ड्राइविंग सीट पे है, क्योंकि अगर तो हमारी विकेट्स ना गिरी होती हैं और हमने लीड के कवर पहुंचे होते तो फिर आप एक कंफर्टेबल स्टेज पे। इस वक्त डेफिनेटली साउथ अफ्रीका एक ड्राइविंग सीट पे है और पाकिस्तान को भी कैचअप करना है। और है तीसरे चौथे दिन बेहतर होता है, यहाँ पर बैटिंग ज़रा तेज़ बल्ले पे आता है, पर थोड़ा सा अगर आपकी कंसंट्रेशन का लैप्स होता है तो वहाँ पर विकेट का भी चांस, अच्छे बॉलर का, जैसे बाजिद भाई ने बात की जेंसन और रबाडा का, फिर चांस बढ़ेगा भी। तो कैट एंड माउस का गेम चलता रहेगा और आई थिंक ऐसा ही रहेगा ये मैच।
हाँ, लेकिन एक चीज जो हमारे बैटर्स को बहुत तंग कर रही है वो आउटसाइड ऑफ वाली डिलीवरी है. लाइक वी हैव सीन अ लॉट ऑफ कैचेस गोइंग इनटू द स्लिप. विराट कोहली को तंग कर रही है आप यार, क्या हमारे बैटर्स के पीछे पड़ जाती हैं. अच्छा, विराट कोहली को क्यों तंग कर रही है? उसको नहीं संभाली जा रही तो आप हमारे बैटर्स के पीछे पड़ जाती. नहीं तो ऑब्वियसली यू हैव टू सर्वाइव दैट ना. उसको जाके टक्कर मारी है, ये नहीं आपने जिक्र वो भी फोर्थ स्टंप पे चले गए थे ना. वो भी ऑफ स्टंप से बाहर जा रहा था ना, तो उसने कहा वो शायद डेविएशन की आदत ज्यादा हो गई थी. लेकिन तो आपने कहा ना कैट एंड माउस, यहाँ पर कैट भी हम है और माउस भी हम है. तो यहाँ पे कुछ बदल नहीं रहा. लेकिन थैंक यू वेरी मच सना फॉर जॉइनिंग अस. बाजिद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया. और बड़ा जिस तरह हिजाब ने कहा कि कल का दिन इस टेस्ट मैच का सबसे अहम दिन है, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली एक फैसला कुन मोड़ की तरफ ये टेस्ट मैच चला जाएगा. लेकिन बात फिर वो ये है कि पाकिस्तान में यूरो 3-4 बैटर्स के जो नाम लिए जा रहे हैं, खासतौर पर बाबर आजम, किसी को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी तभी मज़ा आएगा. लेकिन आप तमाम नाजरीन का भी बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन करे थे. मेरी तरफ से, हिजाब की तरफ से और हमारी तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़. आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. गेम ऑन है.